गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो होमवर्क दिया था पहले उसके डाउट्स कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी वन से 30 तक दिया था। कोई डाउट नहीं है। ट्वेंटी वन तो लास्ट टाइम वाले में दिया होगा ना, कल दिया था। कल तो 23 से शायद दिया था। चलो 21 भी देख लो। या भावेश, ये पुराना डाउट हो गया। तू ये वाला डाउट अलग से ही पूछ ले। 1 मिनट देखने दे क्या है। या अलग से ही पूछ ले यार, टाइम बेकार में लगेगा। 23 बोल रहा है, अच्छा ठीक है। 23 देखो। देखो इसमें ये बोला जा रहा है 23 में कि कोई बोट है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी और इस बोट का मास है 500 kg। और फिर ये कोई ब्रिज के ऊपर से क्रॉस हुई तो ब्रिज के ऊपर से अपना चिंटू बोट पे जंप मार देता है। तो अब हमें बताना है कि ये जब इस पे जंप मार देगा तो कितनी स्पीड हो जाएगी। देखो चिंटू ने जंप मारा तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें स्पीड आएगी ना, हॉरिजॉन्टल में नहीं। और जब ये दोनों फाइनली सेटल हो जाएंगे, इस पे बोट पे आके गिर जाएगा, तो फाइनल कुछ स्पीड मान लो v हो गई। तो फोर्स जो भी लगेगा टकराने की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं। और हॉरिजॉन्टल में हम यहाँ पे जो वाटर होगा उसका मानेंगे कि स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। और हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ना, केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ना मास बढ़ गया है ना, देखो अभी मास बढ़ गया, अब चेंज आएगा ना। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 500 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 0। एक्स एक्सिस में इसका कुछ नहीं था ना, ये वाई में चल रहा है। और फाइनल क्या होगा, दोनों अब एक्स में चल रहा है, तो मास बढ़ गया ना अभी। तो v इससे आ जाएगा 100/11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट बताओ। 27। 27 में देखो क्या है, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 meter. It rebounds losing 75% of its kinetic energy. If it remains in contact with the ground for 0.0 second, the impulse of the impact force is। देखो इसमें क्या है, इम्पल्स पूछा गया है हमें।
और बोल दिया गया है कि टकराने में वो 75% उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। ये एच हाइट से गिरेगा ना, तो एच हाइट से जब गिरेगा तो इसमें कितनी स्पीड आ जाएगी, √2gh ना। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, मतलब mgh के बराबर। ठीक है ना, mgh के बराबर होगी ना। लॉस इन पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, उससे ही निकाला ना, ½ mv² लिखेंगे तो v आ जाएगा। और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी नई वाली कितनी हो गई, जब ये वापस जाएगा टकरा के, तो नई स्पीड, ये मान लो u है, नई स्पीड v हो गई, तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 75% लॉस हो गई, तो बची कितनी, 25%, मतलब 1/4 बची है। अगर 1/4 बची है तो नई स्पीड कितनी हो गई, ½ mv² इक्वल टू 1/4 mgh। तो इससे हम लोग निकालेंगे, तो v की वैल्यू नई आ गई √gh/2 ना। तो हमें नया वाला वेलोसिटी मिल गया। अब हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं कि इम्पल्स कितना है। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। हमें इम्पल्स निकालना है ना, तो मोमेंटम में चेंज देख लेंगे। मान लो ऊपर वाले को हम लोग प्लस ले रहे हैं और नीचे वाले को माइनस, तो फाइनली वो ऊपर को जा रहा है, तो हम बोलेंगे m/v ना। v यहाँ पे ये वाला डालेंगे, और शुरू में वो नीचे आ रहा था टकराने के जस्ट पहले, तो -(-mu) ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो mu+v। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 50 ग्राम है तो 50 × 10⁻³ u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √gh 2gh, और v की वैल्यू gh/2 ना। अब इसमें वैल्यू डाल लो तो आ जाना चाहिए। आंसर मैच करे या ना करे, हो सकता है आंसर में कुछ गड़बड़ हो। अब इसको अगर, एक मिनट, हेलो, हाँ, डोर बंद है क्या, एक मिनट, 1 मिनट आए ना। अब ये तब तक ट्राई कर लो, कैलकुलेशन कर लो ना। तो अब ये कैलकुलेशन कर लो ना यहाँ पर। श्रेयस मैच हुआ है ना। फिर क्या डाउट था इसमें, इम्पल्स निकालना था, मोमेंटम में चेंज देखना था। तू बता सिद्धेश, क्यों पहले नहीं लिया। इम्पल्स निकालने के लिए मोमेंटम में चेंज देखना है। चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, फाइनल ये वाला है, इनिशियल ये वाला है। टकराने के बाद ऊपर गया तो ये फाइनल है, टकराने से पहले ये था, ये इनिशियल है।
और ऊपर को वाले को प्लस लिया है, नीचे वाले को माइनस ना, मोमेंटम वेक्टर है। नेक्स्ट फिर 29 ना, 28। देखो, area FT curve is A where F is force acting on the mass due to the other to one mass due to the other. If one of the colliding body of mass m is at rest initially, its speed just after collision. देखो ये बोला जा रहा है कि कोई m मास की बॉडी थी, इसमें कोई स्मॉल m मास का बॉडी आके टकराता है, तो इसके टकराने की वजह से जो इस पे फोर्स लगा, उस फोर्स का ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, टाइम है इधर, ये एरिया आपको दिया हुआ है, कुछ ए है। तो मतलब हमें क्या दे दिया, फोर्स और टाइम के का एरिया दे दिया, मतलब हमें इम्पल्स दे दिया ना। मतलब ये इस पे टकरा करके कितना इम्पल्स लगाता है ए। अब अगर इस पे इनिशियली रेस्ट पे था, तो हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस आई। इनिशियली रेस्ट पे था, इम्पल्स ए लगा है, फाइनल मोमेंटम मतलब m इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, a बाई कैपिटल M। नेक्स्ट फिर 29 है, में a bullet of mass m moving vertically upward instantaneously with velocity u hits the hanging block of mass m and gets embedded in it. The height through which the block rise after the collision. तो ये बोला जा रहा है कि कोई मास होगा, वो कुछ हैंग हो रहा है। अब ये कहाँ से हैंग हो रहा है, बहुत हाइट से कहीं हैंग हो रहा है, उसकी टेंशन नहीं लो। और इसमें एक बुलेट आ रहा है, उसका मास भी m है, और जाके ये u स्पीड से टकराता है। तो टकराने के प्रोसेस में एक dt टाइम लगेगा ना, तो उसमें हम मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, क्योंकि mg लग रहा है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ना, सब कुछ ऊपर को है तो ऊपर को प्लस लेते हैं, नीचे को माइनस। इनिशियल टकराने के पहले ये इसकी मोमेंटम m इंटू यू था, और ब्लॉक का 0 था ना। टकराने के बाद ये इसमें एम्बेडेड हो गया, मतलब आप दोनों साथ साथ चलेंगे ना, बुलेट और ये दोनों अब साथ साथ चलेंगे ना, टोटल मास 2m हो गया। तो v कितना आ जाएगा, u/2 ना। अब ये पूरा इतनी स्पीड से चलेगा, अब जैसे ये ऊपर चलेगा u/2 से, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। तो अब ऊपर कौन सा जर्नी होगा, अब इसके बाद ये जब ऊपर जाएगा तो कौन सी जर्नी होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी ना, स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाएगी। अब अगर ये u/2 स्पीड से चला है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, u²/2g, u मतलब u/2 ना, इतनी स्पीड से चल रहा है तो u²/2g। 29 समझ आया सभी को। फिर 30 भी है,
ये नोट करना है क्या? तो 30 में क्या है, कोई बॉडी है जो कि एक्सप्लोड करती है इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ना, 2 फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड कर जा रही है। तो अगर मान लो ये ऐसे रेस्ट पे रहा है और एक फ्रेगमेंट एक्सप्लोजन के बाद इधर को भागा, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इनिशियली ये मोमेंटम 0 था, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए दूसरा पार्ट भी क्या होगा, ऐसे जाएगा कि टोटल मोमेंटम 0 रहे। अगर ये इधर को पी से गया तो ये भी इधर को पी से जाएगा, तभी ना पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 हो पाएगा ना। ये दो m1 m2 दो मास हैं, और इन दोनों का मास ये सब यहां से आया है ना, मतलब इसका मास कितना रहा होगा, m1 प्लस m2। तो अब इसमें कितनी एनर्जी आ गई है, p²/2m1। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन ये याद है ना सबको, p पता है तो p²/2m लिख देंगे, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी p²/2m2। तो इतनी एनर्जी तो कम से कम रिलीज हुई होगी ना, बाकी और एनर्जी क्योंकि ये दोनों चलने लग गए हैं, बाकी हो सकता है एक्सप्लोजन में और एनर्जी साउंड वगैरह में गई हो, बाकी जगह गई हो, बट इतनी तो इनको मिलेगी। अगर एक पी से गया है तो दूसरे को भी पी से जाना पड़ेगा, तो इतनी एनर्जी तो रहनी चाहिए वहां पर। तो ये कितना आ जाएगा, p²/2 कॉमन हो जाएगा, m1 प्लस m2 और m1 m2। तो इतनी एक्सप्लोजन की एनर्जी को Q से अगर दिखाएं तो Q इतनी होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम होगी तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ना। समझो ना, एक्सप्लोजन में हो सकता है बाकी साउंड एनर्जी ये सब भी बनी हो, बट कम से कम इतनी तो रहेगी ना जितनी इनको काइनेटिक मिली है। हाँ, एक्सप्लोजन में इंटरनल एनर्जी मानते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल रीजन से एनर्जी आई है ना, यहाँ पे इंटरनल रीजन से एनर्जी आई है, लेकिन इंटरनल फोर्स है ना, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना। तो मोमेंटम हमने कंजर्व करा के कितनी एक्सप्लोजन में एनर्जी रिलीज हुई है यही निकालना है, तो हमने ऐसे निकाल लिया कि कम से कम इतनी होगी। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कल देखो हमने कोलिजन स्टार्ट किया था, कोलिजन में हमने देख लिया था कि अगर दो मास हैं, वो u1 u2 से जा रहे हैं, u2 ग्रेटर देन u1 है बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, v2 कम हो जाएगा, v1 बड़ा हो जाएगा। तो हमने देखा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ना, m1 u1 प्लस m2 u2, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन साइन के साथ सबको लिखेंगे, कोई एक में प्लस ले लेंगे दूसरे में माइनस, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक तो हमने ये देखा, और दूसरा हमने क्या देखा कि इनका जो रेट ऑफ
हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन ना, जो रेट ऑफ सेपरेशन होगा ना वो किस पे डिपेंड करेगा, ई टाइम्स रेट ऑफ अप्रोच। तो ये दो इक्वेशन लेकर के हमने सॉल्व किया था। अब इस पे कल हमने एक प्रॉब्लम किया था और प्रॉब्लम करने हैं, बट अब उससे पहले थोड़ा हम लोग प्रोसेस ऑफ कोलिजन समझ लेते हैं ना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन है, बीच में क्या हुआ कोलिजन के वो हम लोग देख रहे हैं ना। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ होगा, ठीक है, हम लोग अब वो समझने जा रहे हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो कल हम लोगों ने देख लिया था ना। इसमें जो ये ई है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती थी। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो टकराने वाले बॉडी है वो किस मटेरियल के बने हुए हैं ना, उस पे डिपेंड करता है। ई की वैल्यू अगर 1 होती थी तो इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 1 हुई तो इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हुई तो इन इलास्टिक कोलिजन, और अगर ई की वैल्यू 0 हुई तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ना। ये सब हमने कल देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कोलिजन का प्रोसेस होता कैसे है। कौन से टर्म का है, ईसी इलास्टिक कोलिजन ये बोल रहा है, ईसी इलास्टिक कोलिजन है, ये सब लिखा हुआ है कल के कॉपी में। इन ये इन इलास्टिक कोलिजन है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। मीनिंग अभी समझाता हूं ना, अब प्रोसेस ऑफ कोलिजन जब समझाऊंगा तो उसमें समझ आएगा ना। इलास्टिक कोलिजन मतलब बस होता था फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल इक्वल होगी, यहाँ पे फाइनल कम हो जाएगी, लॉस हो रहा है अब काइनेटिक एनर्जी का, इसमें लॉस नहीं होता है, और इसमें लॉस मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, वो हमने लॉस का देखो फॉर्मूला एक देखा था। लॉस इन के का फॉर्मूला क्या था, हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ना। जब ई की वैल्यू 0 होगी तो ये मैक्सिमम लॉस होगा, तो मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस इन के हो जाएगा हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये कि ये मैक्सिमम लॉस होता है ना, या तो कोलिजन में इतना लॉस होता है या इससे कम होता है। तो ये मैक्सिमम लॉस, और मैक्सिमम लॉस में देख रहे हो, मैक्सिमम लॉस कब हो रहा है, जब ई की वैल्यू 0 है। अगर आप यहाँ पे 0 डाल दोगे ई की वैल्यू तो v1 इक्वल टू v2 आ जाएगा ना, इधर का टर्म 0 हो जाएगा ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में v1 इक्वल टू v2 मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब ये वो स्टिक हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती, मोमेंटम तो कंजर्व रखना ही पड़ेगा ना। 0 हो जाएगी तो मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा ना, दोनों स्टिक होकर के साथ साथ चलते हैं। अब हम लोग प्रोसेस ऑफ कोलिजन देखते हैं, उसमें आपको थोड़ा और समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस, स्टिक होके चलेंगे मतलब साथ सेम स्पीड हो गई ना। अगर टकराने के बाद स्पीड सेम हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो साथ साथ चल रहे हैं ना। प्रोसेस ऑफ कोलिजन में देखो क्या क्या है, एक डायग्राम हमने बनाया बिफोर कोलिजन। तो अभी क्या हो रहा है, ये फास्ट आ रहा होगा और इससे टकराएगा ना। तो डायग्राम में जब वो जस्ट कांटेक्ट में आ गया उस टाइम का बनाता हूं ना।
मान लो ये पीछे से आ रहा था और ये जस्ट इसके कांटेक्ट में आया है, जैसे ही कांटेक्ट शुरू होगा कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा ना, है कि नहीं? जैसे ही ये पीछे से इसको टच करेगा फास्ट आते हुए, तो तुरंत इनके बीच का कोलिजन स्टार्ट हो गया। अब जैसे इसने इसको टच किया, ये क्या करेगा? आगे वाला बॉल, आगे वाला बॉल जो होगा इस पे पीछे को फोर्स लगाएगा ना, तो इस पे पीछे को फोर्स लग रहा होगा और एक्शन रिएक्शन ये इस पे आगे को फोर्स लगा रहा होगा। तो जब इस पे फोर्स पीछे लगेगा तो इसकी स्पीड क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। और इस पे फोर्स आगे को लग रहा है तो इसकी स्पीड क्या होने लग जाएगी? इस पे फोर्स आगे को लग रहा है तो इंक्रीज होने लगेगी। और ये कब तक एक दूसरे पे फोर्स लगाते रहेंगे? जब तक कि इसकी स्पीड, ये U2 जो है, U2 शुरू में कम था लेकिन U2 कम होता जा रहा है और U1 बढ़ता जा रहा है, जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए ना। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे, जब ये इक्वल हो जाते हैं तो ये देखा जाता है कि ये जो बॉडी होंगे ये थोड़ा डिफॉर्म कर जाते हैं, ये ऐसे नहीं रह जाते हैं एकदम, नहीं, इनका शेप थोड़ा सा डिफॉर्म वाला हो जाएगा। कुछ ऐसे हम दिखाएंगे, थोड़ा ये डिफॉर्म हो गए हैं, ऐसे कुछ हो गए हैं। अब देखो ये जब डिफॉर्म हो गए ना, मतलब कंप्रेस हो गए हैं ना, कंप्रेस हो गए, इनकी स्पीड कम हो गई है। अब कंप्रेस होने के बाद क्या है, जैसे एक स्प्रिंग है उसको दबा दो फिर छोड़ो तो वो वापस से एक्सपैंड करेगा ना। तो ये कंप्रेस हो गए हैं, अब इनके पे बाहर से इस पे इधर को फोर्स लगना बंद हो गया, इस पे इधर को फोर्स लगना बंद हो गया। तो अब ये वापस से क्या चाहेगा? वापस से एक्सपैंड होना चाहेगा ना। जो फोर्स की वजह से कंप्रेस हुई है बॉल, वो वापस से एक्सपैंड होना चाहेगी। तो एक्सपैंड होना चाहेगी, ये जब एक्सपैंड होना चाहेगा तो ये किधर को फोर्स लगाएगा? ये जब अपने को एक्सपैंड करना चाहेगा तो इस पे आगे को फोर्स लगेगा ना। ये इसका सरफेस अगर एक्सपैंड होगा, समझ आ रहा है? इसका सरफेस अगर एक्सपैंड होगा तो इस पे आगे को फोर्स लगेगा। यहाँ पे फोर्स को F1 बोल देते हैं ना, और इसको कुछ F2 बोल देते हैं। और ये भी एक्सपैंड होगा तो ये इस पे पीछे को फोर्स लगाएगा है? तो अब जब इस पे पीछे को फोर्स लगेगा तो ये स्पीड क्या होने लग जाएगी? ये कम होने लग जाएगी और ये बढ़ने लग जाएगी ना। इस पे फोर्स आगे को लग रहा है, इस पे पीछे को। अब जब तक ये पूरे पूरा जितना रीफॉर्म हो सकते हैं ना, एक पे सोचो श्रेयस, इस पे क्या हो रहा है और इस पे क्या हो रहा है ना। इस पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v इधर है और फोर्स इधर है, तो इसकी v कम होगी और इसकी v बढ़ेगी। पहले कोलिजन में ये डीफॉर्म हुए, अब रीफॉर्म हो रहे हैं ना। रीफॉर्म मतलब एक्सपैंड हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी। अब जितना ये रिफॉर्म हो सकते उतना होंगे, और जब एक बार रिफॉर्म हो गए तो फिर फोर्स लगना बंद हो जाएगा ना। तो फिर उसके बाद फाइनल स्टेट हमें जो दिखती है जब रिफॉर्म हो जाते हैं ना, वापस से ये स्फेरिकल बन गए। तो अब इसकी स्पीड कुछ हो गई v1 और इसकी हो गई v2। अब ये इस v से ये v1 ज्यादा होगा ना, और ये v2 v से कम होगा ना, तो अब v2 लेस देन v1। तो कोलिजन को हम ऐसे दो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ बॉडी डीफॉर्म हुई है, थोड़ा डायग्राम में और अच्छे से डीफॉर्म दिखाता हूँ। ये समझ आ रहा है ना, बॉडी डीफॉर्म हुई है यहाँ पर, ये भी थोड़ा दब गई है, ये भी थोड़ा दब गई है। तो कोलिजन के पूरे प्रोसेस को हम दो स्टेप में डिवाइड करेंगे। एक होगा प्रोसेस ऑफ डीफॉर्मेशन, और एक होगा प्रोसेस डीफॉर्म होने के बाद वापस से वो रीफॉर्म करती है, तो डीफॉर्मेशन। मतलब जब दो बॉडी टकराते हैं तो एक छोटे से dt टाइम में पहले वो डीफॉर्म करते हैं और फिर रीफॉर्म करते हैं। समझ आ रहा है सभी को? ना, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट नोट कर लेते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन
ये जो फोर्स है, ये फोर्स यहाँ पे ऐसे हम लगा रहे हैं ना, ये समझाने के लिए इधर लगा है। ये F1 मतलब यहाँ पे, ये इस पे लगा रहा है तो इस सरफेस पे लगाना है। अब यहीं पे सब लगा देंगे तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए नहीं लगाया है ना। F1 एक्चुअल में यहाँ लग रहा होगा ऐसे F1, और इस पे F1 इधर लग रहा होगा, बट वो समझने के लिए मैंने इधर साइड साइड में लगाया है। फोर्स तो इसी पॉइंट पे लग रहा होगा ना भावेश, समझो। एरो कहाँ बना है उस पे मत जाओ, फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है ना, कांटेक्ट पॉइंट पर। भावेश यही डाउट है ना तेरा? ना, ज्यादा सब एक ही जगह दिखा देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी, मैंने इसलिए थोड़ा फोर्स दूर दिखाया है, बट लग इधर रहा है और वो इस पॉइंट पे लग रहा है ना, हर बार फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है जहाँ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के फोर्स लगे ना। हाँ, हम देखो अभी तक क्या करते थे, सीधे फाइनल यहां से यहां देखते थे। बिफोर कोलिजन ये होता था, आफ्टर कोलिजन ये होता था। बीच वाला स्टेप हम नहीं देखते थे ना, इस बार हमने बीच वाला स्टेप देखा। तो अब देखो यहाँ पर जैसे स्प्रिंग होती है, अगर स्प्रिंग को हम लोग दबा दें तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, और वापस से जब वो एक्सपैंड करेगी तो वो एनर्जी वापस रिटर्न आ जाती है ना। वही सेम चीज यहाँ हो रही है, ये दोनों जब आ रहे थे और ये दब गए, तो अब ये क्या हो गया, इनके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है ना, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना। अब इनके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, और वापस से जब ये एक्सपैंड करते हैं तो वो एनर्जी वापस से रिटर्न आ जाती है काइनेटिक के फॉर्म में। ठीक है, समझो सभी। तो ड्यूरिंग कोलिजन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, लॉस होकर के किस में जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाती है, और वापस रीफॉर्म होकर के रिटर्न हो जाती है। अब अगर ये पूरी पूरी रीफॉर्म होगी तभी पूरा पूरा रिटर्न आएगा ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ड्यूरिंग deformation kinetic energy will be some part of kinetic energy ना, some part of kinetic energy will be lost and converted into elastic potential energy। ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, स्फीयर के अंदर ना। स्फीयर जब दब जाते हैं तो जैसे स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है, वैसे ही स्फीयर के अंदर स्टोर हो जाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में ईपीई लिखा है ना। ईपीई जो होगा विल बी stored inside colliding body। अब अगर देखो हम लोग यहाँ पे ये देखें कि जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ था ना, जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या थी, तो वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। कोई भी टाइम पर पूरे कोलिजन में अगर हम दोनों को एक सिस्टम लेंगे तो पूरे कोलिजन में बाहर से तो फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो पूरे कोलिजन में मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा ना। तो हर टाइम पे आप लिख सकते हो m1u1, सब कुछ इसी डायरेक्शन में है, तो मैं इसलिए सबको प्लस में लिख देता हूँ। m2u2 बराबर होगा m1v प्लस, सारी वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में ली हुई है ना मैंने। ना हर एक जगह पे मोमेंटम कंजर्व होगा ना। यहां तक नोट करो, अब अगले पेज पे करते हैं।
तो अब देखो इससे हम लोग v की वैल्यू अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो वहां से भी आ सकता है, इसको इक्वेट करते हैं तो वहां से भी आ सकता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि v की वैल्यू यहां पर m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। जब पूरी बॉडी डिफॉर्म कर गई थी उस टाइम पे ये दोनों की कॉमन वेलोसिटी है ना। और सेम वे में हम बोल सकते हैं v इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है कि ऐसे हम दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं ड्यूरिंग डीफॉर्मेशन। एक चीज देखो ध्यान रखो, जो भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, जैसे M2 पे फोर्स लग रहा है, तो चाहे वो डीफॉर्मेशन के टाइम हो या रीफॉर्मेशन के टाइम हो, फोर्स का डायरेक्शन इस पे हमेशा पीछे को होगा ना। और जिस पे आगे लग रहा है उस पे हमेशा ही आगे लगेगा, चाहे डीफॉर्मेशन में लग रहा हो या रीफॉर्मेशन में लग रहा हो। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब अगर हम मान लो यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जो भी बॉडी कोलाइड हो रहे हैं उन पे, हाँ भावेश उसी पे मैं आ रहा हूँ, F1 F2 पे आ रहा हूँ। तो उस पे जो ये फोर्स लग रहे हैं उसके वजह से जो इम्पल्स आया, तो इम्पल्स दो टाइप का है, एक तो डीफॉर्मेशन के टाइम पे एक इम्पल्स आ रहा है F1 की वजह से, और एक इम्पल्स आ रहा है F2 की वजह से रीफॉर्मेशन के टाइम पे ना। F1 F2 दो फोर्स लग रहा है ना, और वो फोर्स क्या होंगे, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में लगे होंगे, तो हम उनका इम्पल्स चेक करेंगे। इम्पल्स क्या उनका सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। तो अब इम्पल्स ड्यूरिंग डी फॉर्मेशन अगर हम चेक करें तो हम कैसे चेक करेंगे, कोई भी एक बॉडी पे कितना इम्पल्स लगा ड्यूरिंग डी फॉर्मेशन। ये तो क्लियर है ना कि इम्पल्स जितना इस पे लगेगा डी फॉर्मेशन के टाइम पे उतना ही इस पे लगेगा, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम लग रहे हैं और सेम टाइम इंटरवल के लिए लग रहे हैं। तो इस पे इधर को इम्पल्स लग रहा होगा, इस पे इधर को। तो यहां से यहां तक में कोई एक बॉडी ले लो, मान लो M2 ले लो, तो M2 पे कितना इम्पल्स लगा, और यहां से यहां पर फिर देखेंगे तो M2 पे कितना रीफॉर्मेशन के टाइम पे इम्पल्स लगा ना। हम लोग वो निकालना जा रहे हैं। तो इम्पल्स ड्यूरिंग डीफॉर्मेशन कैसे निकालोगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से, फाइनल मोमेंटम में चेंज माइनस इनिशियल मोमेंटम में चेंज ना। हमने M2 को लेकर के लिखा है, या M1 को भी लेकर के लिख सकते हो, डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगा ना। हमने देखो सब कुछ इधर को प्लस में लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो होगा इम्पल्स माइनस में आएगा, क्योंकि इस पे इम्पल्स पीछे को लग रहा है ना। और इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा, फाइनल मोमेंटम कितना बोलोगे, कोई भी एक बॉडी के लिए लिख दो ना, दो बॉडी हैं दोनों का एक साथ लिखोगे तब तो जीरो हो जाएगा ना, F1 F2 फिर नेट जीरो मिलेगा ना। या तो इसका लिखोगे या इसका लिखोगे तभी तो मिलेगा इम्पल्स, कोई भी एक बॉडी का लिख दो। अब इम्पल्स ड्यूरिंग रीफॉर्मेशन देखोगे तो फाइनल मोमेंटम ये होगा और इनिशियल ये होगा ना, यहां से यहां के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग इनकी थोड़ी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपको इससे कुछ चीजें और समझ आएंगी। तो अगर हम मान लो इम्पल्स ड्यूरिंग डी फॉर्मेशन निकालें तो हो जाएगा M2 इंटू वी। यहाँ पे M2 को कॉमन कर लेते हैं, V माइनस U2 बचेगा ना, और V की वैल्यू डाल देते हैं। V की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, यहाँ पे U वाले का यूज करेंगे ना, V माइनस U2 है, तो ये U वाले का यूज करके V की वैल्यू डाल दो। तो ये कितना आ जाएगा, M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस U2। ये एलसीएम ले लो इधर, तो ये हो जाएगा M2 बाहर रहेगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा
यहाँ पे ये ऊपर लिखा रहेगा m1u1 प्लस m2u2 माइनस ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1u2 माइनस m2u2। तो ये m2u2 वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m2, यहाँ पे m1 कॉमन हो जाएगा, u1 माइनस u2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये इम्पल्स हमने निकाला ड्यूरिंग डी फॉर्मेशन, तो वो कितना आ रहा है म्यू इंटू यू रिलेटिव। ये डायरेक्शन आप अलग से देख लोगे, इम्पल्स आ रहा है म्यू इंटू यू रिलेटिव ना। ये यू रिलेटिव क्या है, ये रेट ऑफ अप्रोच है ना। u1 माइनस u2 क्या है, रेट ऑफ अप्रोच। अभी इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, म्यू इंटू u1 माइनस u2। ये बात समझ आ रही है सभी को क्या बोल रहा हूं? अब ऐसे ही अगर हम लोग इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन निकालें तो उसके लिए हम इसमें वैल्यू डालेंगे, m2 कॉमन हो जाएगा, v2 माइनस v। अब ये v की वैल्यू यहाँ v1 v2 का यूज करके यहाँ पे रख दो ना, तो ये कितना हो जाएगा m2 v2 माइनस v की वैल्यू होगी m1 v1, हाँ रूट म्यू एम जी, हाँ म्यू इंटू रूट ऑफ रेट ऑफ सेपरेशन आ जाएगा। तब मैं वो लिखूंगा नहीं, बस मैं ये स्टेप लिख करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना ना, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू आएगी म्यू इंटू v2 माइनस v1 ना, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? मतलब म्यू इंटू वी रिलेटिव आफ्टर कोलिजन वाला वी रिलेटिव, म्यू इंटू वी रिलेटिव करेंगे तो उससे इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन मिलेगा, और म्यू इंटू यू रिलेटिव करेंगे तो इंपल्स ऑफ डी फॉर्मेशन मिलेगा। बिफोर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी ये है, आफ्टर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी ये है। यहां तक नोट कर लो सभी। अब देखो हमने ये देख लिया कि u1 माइनस u2, एक मिनट, इम्पल्स ऑफ डी फॉर्मेशन आया म्यू इंटू u1 माइनस u2, और इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन आया म्यू इंटू v2 माइनस v1। नहीं, आपको केवल मैग्नीट्यूड समझना है ना, यहाँ पर डायरेक्शन आप अलग से देख लोगे ना। आपने सेकंड पे निकाला है तो u1 माइनस u2 आया है, अगर फर्स्ट पे निकालते तो u2 माइनस u1 हो जाता वो ना। ये आपका मैग्नीट्यूड देखना है केवल आपको, यहाँ से डायरेक्शन आप अलग से देख लोगे। अब देखो अगर हम लोग इनको डिवाइड कर दें,
अगर हम इनको डिवाइड करें, इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, तो ये कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2 है। हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, डायरेक्शन अभी हम अलग से देखते रहेंगे। अब आपने देखो पीछे ये पढ़ा था कि v2 माइनस v1 बराबर e टाइम्स u1 माइनस u2 ना, यहाँ पे भी केवल ये मैग्नीट्यूड ही होता था ना, इधर भी हम मैग्नीट्यूड प्लस में डालते थे, इधर भी प्लस में डालते थे, तो यहाँ पे भी ये वही चीज लिखी हुई है, E इक्वल टू v2 माइनस v1 का ऊपर मैग्नीट्यूड और नीचे u1 माइनस u2। तो ये मतलब यहाँ पे देख लो यही चीज आई हुई है, ये E है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन का रेशियो E के इक्वल होता है ना। या फिर आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बराबर होगा ई इंटू इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। जितना ज्यादा टकराने के टाइम डीफॉर्मेशन में इम्पल्स लगता है, आप इसको अब ऐसे सोचोगे कि इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन डीफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा टकराने में बॉडी डीफॉर्म करेगी, बाद में उतना ही रीफॉर्म करेगी, तो जब रिफॉर्म करेगी तो उतना ही ज्यादा फिर इम्पल्स लगेगा। तो दोनों प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, ई। ई क्या है, कितना ज्यादा वो रिफॉर्म कर पा रहा है। अगर पूरा पूरा रिफॉर्म कर लेगा ना, रिफॉर्म, इसीलिए ई का नाम क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब जो कल सरायु ने बताया था, रीस्टोरेशन, मतलब अगर वो पूरा पूरा रीस्टोर कर गया तो ई की वैल्यू 1 आएगी ना, पूरा पूरा रीस्टोर कर गया तो ई की वैल्यू 1 आएगी। तो फिर अंदर कोई एनर्जी रह पाएगी, अगर ई की वैल्यू 1 है मतलब पूरा रीस्टोर हो गया। अगर आपका ई की वैल्यू 1 है तो इसका क्या मतलब है कि कंप्लीट रीस्टोरेशन। अगर कंप्लीट रीस्टोरेशन हो गया तो अंदर कोई एनर्जी स्टोर रह पाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या होगा, उस टाइम पे सारी एनर्जी रिटर्न हो गई, जो लॉस हुई थी काइनेटिक वो वापस आ गई। तो इस टाइम पे क्या होगा, फाइनल काइनेटिक बराबर होगा इनिशियल के। इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक। अगर अंदर की एनर्जी जो जैसे स्प्रिंग को दबाया अंदर स्टोर हुई, फिर छोड़ा वापस मिल गई, तो जो लॉस था काइनेटिक एनर्जी का वो वापस मिल गया ना। अगर देखो ये थोड़ा डी फॉर्म रह जाएगा तब इसके अंदर ही एनर्जी रह जाएगी ना, अगर वापस रिटर्न आ गई सारी एनर्जी तो वो इलास्टिक कोलिजन आएगा ना। अगर रीस्टोरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया ना, अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 रह गई, मतलब कंप्लीट रीस्टोरेशन नहीं हो पाया ना। कंप्लीट रीस्टोरेशन जब नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, कुछ एनर्जी अंदर ही स्टोर रह जाएगी, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना। जब कुछ एनर्जी अंदर चली गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो वहां एनर्जी का लॉस हो जाएगा ना। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी का लॉस। काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट वहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, पूरा स्टोर नहीं हुआ ना। पहले पूरी बॉडी ऐसे आई थी टकराने के टाइम पर, और आफ्टर कोलिजन ये थोड़ी डिफॉर्म रह गई है और ऐसे जा रही है। तो अब इस कुछ एनर्जी इसी में स्टोर रह गई ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक अब कम हो जाएगी। और इलास्टिक में पूरा रिफॉर्म कर गई है तो कुछ भी अंदर स्टोर नहीं है, तो वापस सब काइनेटिक बन गई है। समझ आ रहा है ई का सेंस क्या है। हाँ, जब भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो उसका मतलब वहां पर इन इलास्टिक कोलिजन है। अगर अंदर एनर्जी स्टोर हुई, इसके अंदर स्टोर हुई, तो काइनेटिक कम हो जाएगी, तभी ना स्टोर होगी एनर्जी कंजर्वेशन से। टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है। अगर अंदर पोटेंशियल की एनर्जी बढ़ गई तो मतलब काइनेटिक कम हो जाएगी। अगर मान लो आपने एकदम गीली मिट्टी ले ली यहाँ पर और आके टकराया, ये बॉल मान लो एकदम गीली मिट्टी है और ये स्पीयर है कोई सॉलिड मेटल का, तो ये इस पे टकरा के चिपक गया, तो एकदम कुछ भी रीस्टोरेशन नहीं हो पाएगा, कंप्लीट डीफॉर्मेशन। तो जब ई की वैल्यू 0 होती है तो उसमें यही होता है, दो बॉडी आते हैं और
वो डिफॉर्म कर जाते हैं और वापस रीफॉर्म करते ही नहीं है। जब रीफॉर्म करेंगे नहीं तो जो स्पीड आई उसी से चलते रहेंगे। अगर ये रीफॉर्म करेंगे नहीं तो जो स्पीड आई उसी से अब ये चलते रहेंगे ना, तो इसलिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाता है ना, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता ना। जब कंप्लीट डिफॉर्मेशन हो चुका है तो उससे ज्यादा लॉस नहीं। नोट कर लो यहां तक। सबको अभी इलास्टिक इन इलास्टिक का सेंस समझ आया? किस सेंस में डिफाइन है? एनर्जी लॉस हुई है नहीं, काइनेटिक एनर्जी का। और वो एनर्जी लॉस होके कहाँ जाती है? बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हमने सारा कोलिजन का प्रोसेस समझ लिया। इसमें बस याद रखने वाला पार्ट कितना है? ना यहाँ पे देखो, याद रखने वाला पार्ट कितना है कि इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बराबर होता है ई इंटू इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। एक तो ये ध्यान रखो। दूसरा इम्पल्स होता कितना कितना है? डीफॉर्मेशन का इम्पल्स ये होता है, रीफॉर्मेशन का इम्पल्स ये होता है, ये ध्यान रखो। और कॉमन वेलोसिटी याद रखो। कॉमन वेलोसिटी कितनी आई थी ये, इतना पार्ट आपको ध्यान रखना है। जो जो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बना, स्क्वायर बनाया हुआ है ना, बॉक्स बनाया, वो वाली चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे एक चीज ये पूछा जाए कि क्या काइनेटिक एनर्जी के ये इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड एट ऑल इंस्टेंट, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, अगर मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम will be conserved at all instant, ना हमेशा क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी इलास्टिक कोलिजन में? तो आप क्या बोलोगे? ना, नॉट एट ऑल इंस्टेंट। वेरी गुड। ना हमें पता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आएगी इनिशियल के, ये होगा फाइनल और इनिशियल इक्वल है। बट बीच में क्या हुआ है? बीच में बॉडी डीफॉर्म होती है फिर रीफॉर्म होती है। तो डीफॉर्म होने के टाइम पे क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी लॉस हो चुका होता है।
और रीफॉर्म होने में वापस मिलता है। तो इनिशियल और फाइनल इक्वल है, बट ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। और इन इलास्टिक में तो फाइनल भी कम होता है और ड्यूरिंग कोलिजन तो कम होता ही है। फिर अगर आपको इसमें एक चीज ये पूछी जाए, ये पहले नोट कर लो, ये नोट हो गया। फिर देखो, अगर आपको कोलिजन के पूरे प्रोसेस में पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा कब होता है, तो कब बोलोगे? इस पूरे यहां से यहां तक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा कब है? हाँ, एट द एंड ऑफ डिफॉर्मेशन ना, जब डिफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है ना, डिफॉर्मेशन जब कंप्लीट हो गया, इस दोनों ने कॉमन वेलोसिटी अटेन कर ली है ना, तो उसके बाद ये फर्दर ये दबना बंद हो गए ना, डिफॉर्म करना बंद हो गए, तो अब और काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, अब वापस से गेन होना शुरू हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है ना। आप समझ सकते हो, अभी दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, जब सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हो कि यहां से यहां तक का कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो लॉस क्या हुआ होगा? मैक्सिमम हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन, ये सब देखो ड्यूरिंग कोलिजन की बात चल रही है ना, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन तो आपको क्लियर है क्या क्या होता है, ये सब ड्यूरिंग कोलिजन की बात चल रही है। ड्यूरिंग कोलिजन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट एंड ऑफ डिफॉर्मेशन। जब तक डी जब डिफॉर्मेशन का एंड हो रहा है वहां पे मैक्सिमम है ना, फिर उसके बाद रीफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो ये सब हमने कोलिजन का प्रोसेस समझ लिया। अब हम लोग वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हाँ श्रेयस, इस टाइम पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि लॉस कितना होगा, डेल्टा के मैक्स। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो उस टाइम पे लॉस अगर आप निकालोगे तो ये इतना आएगा इस टाइम पे लॉस, ये मैक्सिमम लॉस है। अगर वो रिफॉर्म कर गया तो लॉस इससे कम हो जाएगा, अगर वो रिफॉर्म नहीं करेगा तो इतना ही लॉस बना रहेगा। परफेक्टली इन इलास्टिक में यही होता है, इतना ही लॉस बना रहता है, वो रिफॉर्म करता ही नहीं है। ये समझो ना, आप लॉस निकाल सकते हो ना, मैक्सिमम लॉस। आपको यहाँ की स्पीड पता है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकालो, यहाँ की निकालो, डिफरेंस ले लो। यू रिलेटिव मतलब ये u1 u2 का डिफरेंस को यू रिलेटिव लिख रहे हैं ना, और v1 v2 के डिफरेंस को v रिलेटिव।
ये जो लॉस है ये सिस्टम का लॉस है ना, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम के लॉस की बात हो रही है। एक का लॉस होता है कोलिजन में, एक का लॉस होता है, एक का बढ़ता है ना। यहाँ पे दोनों का मिला के देखोगे तो ये पूरा लॉस है। आप खुद सोचो, यहाँ पर केवल अगर हम इतना कोलिजन देखें तो इतने कोलिजन में क्या है, दोनों की फाइनल स्पीड सेम है ना। पूरा कोलिजन नहीं देख रहे हैं, केवल इतना पार्ट देख रहे हैं। तो इतने पार्ट को आप कौन सा कोलिजन मान सकते हो, परफेक्टली इनइलास्टिक ना। केवल इतने पार्ट को देखें तो उसका लॉस तो आप सीधे ही लिख सकते हो ना, ई की वैल्यू 0 डाल के। और पूरा लॉस देखना है अगर यहां से यहां तक का ना, तो उस टाइम पर V1 V2 हो जाएगा, V नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे जो भी ई है वो ई ले लेना। आपको पता है ना, ये लॉस का जो फॉर्मूला था, लॉस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल्टा के, ये लॉस की बात हो रही है ना, चेंज की नहीं। हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। पूरे कोलिजन का लॉस चाहिए तो ई की जो भी वैल्यू हो वो डाल दो ना। और हाफ कोलिजन का लॉस चाहिए केवल डीफॉर्मेशन का, तो ई की वैल्यू 0 डाल दो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये सब लिख लिया है, नेक्स्ट पेज पे चलूं। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना रह गया था, वो और लिख लेते हैं। जब ई की वैल्यू 0 होती है तो उस टाइम पे V1 माइनस V2 इक्वल टू ई टाइम्स U2 माइनस U1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब V1 इक्वल टू V2 आ जाएगा ना। जब ई 0 होता है तो दोनों बॉडी स्टिक होकर के साथ साथ चलते हैं ना, ये पॉइंट भी नोट कर लो। ठीक है, मैं अभी समराइज करता हूँ, एक मिनट। अब मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। देखो, जो भी जब भी कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन में दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को लेकर के, या फिर एक ड्यूरिंग कोलिजन को लेकर के। तो अगर हम लोग बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन पे केवल फोकस कर रहे हैं,
ना, अगर हम लोग केवल बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन पे फोकस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें हम केवल किस पे फोकस कर रहे हैं? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ ना, बीच में क्या हुआ उससे अभी मतलब नहीं है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन। मोमेंटम तो यहाँ देखो हमेशा ही कंजर्व रहेगी, चाहे जब की बात हो रही हो। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन इनके लिए लगा देंगे, हाँ, और इससे इसको सॉल्व कर लेंगे। ई की वैल्यू 1 से लेस या 0 कुछ भी हो सकती है, उस हिसाब से ये फाइनल टोटल कोलिजन को हम डिफाइन करेंगे कि ये फाइनल जो कोलिजन हुआ वो किस टाइप का है ना। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? लॉस मतलब चेंज का मॉड ले रहे हैं ना, ये लॉस है। हाँ, ई की वैल्यू दी रहेगी। जहाँ पे यू रिलेटिव क्या है? ये जब हम लोग बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन पे कुछ आएगा उसको के लिए ये यूज करेंगे। ये नोट कर लो, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में इतनी चीजें ही याद रखनी है। हाँ हाँ सर, आयु बराबर है, बराबर है। टोटल इम्पल्स अगर निकालना रहे तो दोनों इम्पल्स ऐड कर दोगे ना, बराबर है उसे। इम्पल्स और रीफॉर्मेशन को लिख देना ई इंटू आई डी, तो ई कॉमन करके लिख देना, सॉरी आई डी कॉमन करके लिख देना 1 + ई इंटू आई डी। यहाँ पे जितने मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है ना, वो सब आपको ऐसे एग्जाम में मिलेंगे स्टेटमेंट। नेक्स्ट पेज पे चलें। ये क्या याद रखना था मैंने वो बताया। अगर क्वेश्चन में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन से रिलेटेड, ये आफ्टर कोलिजन था, आफ्टर कोलिजन से रिलेटेड कुछ पूछा गया है, और अगर ड्यूरिंग कोलिजन से रिलेटेड कुछ हमें चाहिए, ना, तो ड्यूरिंग कोलिजन से अगर हमें कुछ रिलेटेड चाहिए तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दो टाइप के इम्पल्स लगते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो वहां पर डीफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका इम्पल्स, और एक यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो उसका इम्पल्स। पीछे वाले पे फोर्स हमेशा पीछे को ही लगेगा, आगे वाले पे फोर्स हमेशा आगे को लगेगा। ये वाले फोर्स को आप डिफॉर्मेशन वाला फोर्स बोल सकते हो, और यहाँ पे जब फोर्स लगेगा तो वो रीफॉर्मेशन वाला फोर्स। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकालना होगा तो म्यू इंटू
कोलिजन से पहले की जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, डीफॉर्मेशन में ये यूज होगा, और रीफॉर्मेशन में म्यू इंटू वी रिलेटिव ना ये यूज होगा। और जितना ज्यादा डीफॉर्मेशन होता है उतना ही रिफॉर्मेशन होता है, तो दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। और कितना ज्यादा वो कर पाया रिफॉर्म, मतलब ई की वैल्यू कितनी है, तो उसकी के करस्पॉन्डिंग ही रिफॉर्मेशन का इम्पल्स लगेगा ना। अगर आपको पूछा जाए ड्यूरिंग कोलिजन मैक्सिमम लॉस कितना है ना, ड्यूरिंग कोलिजन ना डेल्टा के मैक्स ड्यूरिंग कोलिजन। अभी कोलिजन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, केवल यहां से यहां तक में मैक्सिमम लॉस कितना आता है, हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर ना। और फाइनल वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो फाइनल वेलोसिटी के लिए भावेश देखो, एक्शन रिएक्शन ना, न्यूटन से आपको दुखी मत करो। अगर इसने इस पे कुछ एफडी लगाया तो ये उस पे अपोजिट में एफडी लगाएगा, और दोनों जब तक ये लगाएगा तब तक ही वो भी लगाएगा, एक्शन रिएक्शन एक साथ ही होगा ना। वही सब हो रहा है यहाँ पर। हाँ, एफ आर में भी वही चीज है। ये एफ आर और एफ डी बोल रहे हो अलग अलग होंगे ना, या ये एफ आर ये दोनों बोल रहे हो अलग अलग? एफ आर और एफ डी तो अलग अलग होंगे ही, वो तो दिख रहा है ना ये अलग अलग है। दोनों एफ आर कैसे अलग अलग हो सकते हैं? दोनों एफ आर कैसे अलग अलग हो सकते हैं? एक्शन रिएक्शन फिर फॉलो कैसे हो पाएगा? अगर ये इस पे कुछ एफ आर लगा रहा है तो ये भी उल्टा अपोजिट में एफ आर ही लगाएगा ना। इलास्टिक तो वो अंदर कितना एनर्जी स्टोर है वो अलग चीज है। हाँ करो अनम्यूट। हेलो। हेलो, हाँ भावेश बता। हाँ सर, सर दोनों में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो अलग अलग स्टोर होगी ना। तू देख, ऐसे सोच कि दो बॉडी हैं अलग अलग, तू दोनों को सेम फोर्स से दबाता है तो दोनों में अलग अलग एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग दबेंगे, अलग अलग टाइप की बॉडी हैं। पर तेरा फोर्स तो सेम ही है ना। कोई बॉडी को आपने सेम फोर्स लगा के दो अलग अलग बॉडी को दबाओगे तो डीफॉर्मेशन अलग अलग हुआ, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा फोर्स अलग था। मैंने सेम फोर्स लगाया, बॉडी का नेचर अलग था, इसलिए वो अलग अलग डिफॉर्म हुए। तो समझ वो रहे हैं? जब एनर्जी बाहर देंगे तब वो तो अलग अलग ही रहेगी ना। हाँ, तब तो अलग अलग ही जाएगी, लेकिन जितना ये रिफॉर्म कर पाएंगे ना, वो ये कांटेक्ट पॉइंट पे दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ना, तो फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर ही बनेगा ना। वो जो भी रीजन से एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा, तो फोर्स तो हमेशा सेम ही लग पाएगा ना। हाँ हाँ। ना हाँ ड्यूरिंग सर कोलिजन समझ। के लिए आपको इतनी चीजें याद रखनी है ना। ये सब ड्यूरिंग कोलिजन का पार्ट था। ठीक है श्रेयस कहाँ गया? समराइज कर दिया मैंने। कहाँ पे यू रिलेटिव या वी रिलेटिव? ये यू रिलेटिव लिखा है भाई। ये कई बार पीछे भी बता चुका, ये यू रिलेटिव है और उसकी वैल्यू भी बताई मैंने। ये यू रिलेटिव है। और कहाँ पे कंफ्यूजन है? ठीक है, मैंने सब समराइज कर दिया। अब हम लोग आगे प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलूं?
अब चलो कुछ आसान आसान प्रॉब्लम करते हैं फटाफट। मान लो हमारे पास एक m मास का ब्लॉक है, दूसरा भी m मास का ब्लॉक है। ये मान लो m1 है, वो भी m है, m2 है, वो भी m है। ये इधर को u स्पीड से जा रहा था, ये इधर को 2u से जा रहा था। e की वैल्यू अगर 1 है तो हमें बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की बात चल रही है, निकालो भाई। हाँ श्रेयस, वेरी गुड। ना हम लोग देखो क्या क्या कर लेंगे। बिफोर कोलिजन का दिया है डायग्राम, आफ्टर कोलिजन का बना लिया। ये मान लो अब v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है ना। तो हम लोग एक तो मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, इधर को प्लस लिखेंगे, इधर को माइनस। ये हमारा बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू प्लस m इंटू 2u। मास दोनों बार सेम लिया है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास दोनों का सेम है ना, m इंटू वी वन प्लस m इंटू वी टू। तो m कॉमन होके कट जाएगा, v1 प्लस वी टू बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3u आ जाएगा। और दूसरा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, v1 माइनस वी टू बराबर होगा e टाइम्स e1 है ना, u2 माइनस u1। u2 कितना है, 2u माइनस u ना। हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन में ध्यान रखो, ये रेट ऑफ अप्रोच है, उसका भी मैग्नीट्यूड लिखना होता है। सॉरी, रेट ऑफ सेपरेशन है और ये रेट ऑफ अप्रोच है ना, तो वो लिख दिया है। या फिर 1 और 2 कर लो, इधर 1 लिखा है तो इधर पहले 2 आएगा। तो v1 माइनस वी टू की वैल्यू आ गई u। अब दो अननोन है, दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 2v1 बराबर आएगा 4u। तो v1 आ गया 2u। अब v2 इससे आ जाएगा u। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, जो v1 है वो कितना हो गया 2u, और v2 कितना हो गया है u। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, जब दो आइडेंटिकल बॉल सेम मास के बॉल, जब दो सेम मास के बॉल इलास्टिक कोलिजन करते हैं, E1 होता है, तो उनकी वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो गई। 2u इधर आ गई और u इधर चली गई। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ना, हम बार बार ये सॉल्व नहीं करते। जब सेम मास होता है और इलास्टिक कोलिजन होता है तो वो रिजल्ट हम याद रखते हैं। तो ये नोट कर लो, फिर मैं लास्ट में स्टेटमेंट लिख देता हूं।
पार्थ और प्रथम तुम लोग अलग अलग उससे देख रहे हो, या एक मैसेज आता है, वो किसका माना जाए, प्रथम का है या पार्थ का है? दोनों का है। पार्थ को पहले से पता था फिर? पार्थ और प्रथम में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? जिसका नाम बड़ा है वो बड़ा है, या जिसका नाम छोटा है वो बड़ा है? कौन सा वाला नाम बड़ा, तो उसको बड़ा लेना है। ठीक है, याद रखने का देखो सही तरीका है अब। हो गया नोट? तो अब देखो, आगे से कभी भी हमें ऐसा प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रथम पहले तो प्रैक्टिस तो करने दे, अभी बिफोर और आफ्टर का वो नहीं हो पाया था। ये देखो, जैसे मैंने अभी प्रथम और पाद का नाम याद किया, ये भावेश सही बोल रहा है। ऐसे ही आपको चीजें याद करनी चाहिए। कुछ रिलेट कर दो उसमें तो चीजें याद रहती हैं, जहाँ याद करने का कुछ हो ऐसा। वो मेमोरी मैप वगैरह वाले होते हैं, वो भी यही चीज समझाते हैं कि आप कुछ ऐसा स्टोरी टाइप बना दो उसमें। तो अब देखो, हम लोग यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन between identical balls, their velocities will be interchanged। तो इसका मतलब हुआ, अब नेक्स्ट टाइम आया कि भाई दो बॉल हैं, एक इधर को u स्पीड से आ रहा है, एक इधर को 2u से आ रहा है, दोनों का मास सेम है, e की वैल्यू 1 है, तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी बताओ ना। तो हम सीधे क्या करेंगे, ये वाला बॉल जब इधर टकराएगा तो इसको, ये मान लो बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, 2 की वेलोसिटी 1 को मिल जाएगी, तो 1 अब इधर चला जाएगा, और 1 की 2 को मिल जाएगी, वो इधर चला जाएगा ना। वेलोसिटी इंटरचेंज होगा, मैंने ये बोला है ना। स्पीड इंटरचेंज होगा ये नहीं ना, डायरेक्शन के साथ इंटरचेंज कराना है। अगर ये इधर जा रहा है तो डायरेक्शन के साथ ये इसको दे दोगे, और इसका डायरेक्शन के साथ इसको दे दोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? आपने देखो कभी कैरम वगैरह में देखा होगा, अगर एक साथ कई सारे ऐसे रखे हुए हैं आइडेंटिकल, और आपने एक को पीछे से हिट किया, मान लो यू, ये यू स्पीड से आ रहा है, ये बॉल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये मान लो 5 है।
ना। तो अब आफ्टर कोलिजन सबकी क्या क्या वेलोसिटी होगी वो हमें बताना है। अबे सिद्धेश, इसमें कुछ समझना नहीं है, मैंने बोला है तू याद कर ले कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है ना। बाकी तुम प्रूव कर सकते हो, कोलिजन करा के देखो, वो आ जाएगा। हाँ, उसमें डायरेक्शन नहीं था, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक ऐसे अपोजिट डायरेक्शन वाला कराऊंगा ना। बट अभी आप ये याद कर लो ना, ये अपोजिट में आने वाला का प्रैक्टिस अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये लेकिन याद कर लो। हाँ, वो फिजिक्स वाला पेंडुलम जैसा जो मेरे केबिन में भी रखा हुआ है, ये वाला। जब एक बॉल आके टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 वाला यहाँ जब पहुंचेगा तो 5 वाला रुक जाएगा, वो अपनी वेलोसिटी 4 को देगा। हाँ, न्यूटन क्रेडल बोलते हैं उसको। हाँ ना, 5 वाला अपनी वेलोसिटी 4 को देगा, 4 वाली 3 को देगा, 3 वाली 2 को, 2 वाली 1 को। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 3 2, ये लास्ट में रेस्ट पे आ जाएगा, और 1 वाले को वेलोसिटी मिलते ही वो चला जाएगा यू से। ठीक है, समझो ना, 5 वाला आके यहाँ रुकेगा और अपनी वेलोसिटी 4 को देगा, 4 वाला 3 को, 3 वाला 2 को, 2 वाला 1 को, तो 2 यहाँ पे रुक गया, 1 आगे चला गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अब देखो, इसमें कुछ होमवर्क दे पाऊंगा, थोड़ा अभी कोलिजन पे प्रैक्टिस कराना है, अभी प्रॉब्लम एक दो ही हो पाए हैं, और कोलिजन का ही होमवर्क अब देना है। हाँ, 1 वाली की वेलोसिटी यू हो जाएगी, ये लिखा है ना, देखो ये यू, यू लिखा है। एमटी की डेट 26 27 है शायद, अभी नोटिस नहीं आई क्या? मैं आज डलवाता हूँ, मैंने कल ही बोला था नोटिस डालने को। हाँ, सैटरडे संडे होगा, जो भी होगा ऐसे ही, दिसंबर लास्ट वीक जो सैटरडे संडे होगा। होमवर्क देने दो, 1 मिनट रुको। होमवर्क नोट करो सभी। इलस्ट्रेशन 25 26 in text exercise 4 question number 1 2 3 4। कल कहाँ तक आएगा? कल अपना कोलिजन से पहले तक का बात हुआ है ना, आज का डालना है कोलिजन का, तो बताओ, डाल दो थोड़ा बहुत इजी वाला। नहीं डालूं? ठीक है, कोलिजन के पहले तक का ही आएगा। सिक्स
नहीं, यहाँ तक कर लो होमवर्क ना। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। अरे ये सब नहीं करो भाई, चलो क्लोज कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।